अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद अतीक और आप लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री की। तो आज बच्चों हम लोग जो है वो सेल्फ असेसमेंट को सॉल्व करेंगे, लेकिन सेल्फ असेसमेंट से पहले आपको एक टॉपिक बेसिक जो है वो समझाना ज्यादा जरूरी समझता हूँ, और वो है आयंस। आयंस की बच्चे अगर मैं डेफिनेशन करूं तो मैं कहता हूं species that have any charge ये क्या है बच्चों कि कोई भी ऐसी स्पीशी है जिसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास चार्जेस होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, जबकि दूसरे को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। क्लियर होगा? अगर चार्जेस हमारे पास दो तरह के हैं तो बच्चे ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि अगर मेरे पास चार्जेस दो तरह के हैं तो मेरे पास ऑफ कोर्स आयन भी दो तरह के होंगे। तो आयन, वो वाले आयन, एक को हम क्या कहते हैं, कैटायन, और एक को क्या कहता हूं मैं, एनायंस। ठीक हो बेटा? एक को क्या बोलूंगा, कैटायंस, एक को क्या बोलूंगा, एनायंस बोलूंगा। कैटायंस वो वाले होते हैं बेटा आपके पास आयन जिन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और एनायन वो वाले होंगे जिन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, ये आप बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं तो उसका मैं आपको बड़ा ट्रिक बताऊंगा कि आपने इसको याद कैसे रखना है। इससे पहले इसका बेसिक आप कंसेप्ट समझ लें कि इनके ऊपर चार्जेस आते क्यों हैं। मैं सिंपल सी एग्जांपल लूंगा जी, सोडियम की मिसाल लेता हूं। सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11। इसके अंदर मैं जब इसकी मैं फिलिंग करता हूं ना, तो ये मेरे पास पहला शेल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आप पीछे छोटी क्लासेस में पढ़ के हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे के अंदर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये टोटल हो गए 10, क्योंकि इसके अंदर 11 है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, यहाँ पर आखिरी शेल के अंदर। अच्छा, न्यूक्लियस को थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूं, ये न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही क्या है, प्रोटॉन। हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, 11, तो इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास इस वक्त, 11। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11। अब देखिए 11 पॉजिटिव चार्ज है, 11 नेगेटिव चार्ज है, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को मेरे बेटे क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो वैसे इस वक्त सोडियम के ऊपर क्या है, जीरो चार्ज है, यानी कि कोई चार्ज नहीं है। अब क्या करता है कि ये ऑक्टेट रूल, यानी कि अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन लाने को ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट रूल पूरा करना चाहते हैं। तो बच्चे जरा देखो, इसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड लास्ट में, इसे कहते हैं अल्टीमेट, इसे कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, इससे अंदर वाले को कहते हैं कर्नल शेल। आपके पास ये जो सेकंड लास्ट शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब देखो ना, आखिरी में एक है, ये 8 लेना चाहता है, इसको 8 तो कोई नहीं ना देगा। ये क्या करता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भगा देता है, कहता है तू जा यहाँ से भाग जा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग लेगा तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो शेल भी नहीं होगा, वो शेल भी नहीं होगा, तो शेल भी खत्म हो गया। तो अब इसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मैं जरा यहाँ पे देखता हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज तो नहीं खत्म हुआ ना, पॉजिटिव क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन कितने हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज कितना है, 11। अब जरा बाहर इलेक्ट्रॉन आप काउंट करके मुझे बताएं कितने हैं, शाबाश बोले, 10। कितने हैं, 10। ये लीजिए नेगेटिव चार्ज, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 10। यानी कि पॉजिटिव कितना चार्ज है बेटा इसके ऊपर, 11, और नेगेटिव चार्ज कितना है, 10। हमें अब पता है जिसकी ताकत ज्यादा होती है, जिसकी नंबर ज्यादा होते हैं, उसी की मानी जाती है। तो बेटा अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब 11 आया, नेगेटिव चार्ज थोड़ा है, तो मानी किसकी जाएगी, पॉजिटिव की। तो इस वक्त सोडियम के ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, आयन। और आयन के अंदर कौन सी, कैटायन। इसी तरह मेरे बेटे
मैं जरा चलता हूँ जी एनाइन की तरफ। एनाइन को भी देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा। मैंने जी एक एटम है, उस एटम का नेम है मेरे पास फ्लोरीन। इसका न्यूक्लियस ये है, 9 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके पास तो आखिरी शेल में याद करें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। इसको तो पता ही नहीं, इसे पता था कि मुझे किसी ने देना ही नहीं है, मुझे किसी ने 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ना कोई देगा। इसकी मिसाल ऐसी है बेटा कि आपके पास जो है वो 1 रुपया टूटा हुआ हो, 1 रुपए का सिक्का हो, मेरे पास 99 रुपए के सिक्के हों, तो मैं आपको बोलूं कि यार मुझे ये ना 1 रुपए का सिक्का दो, मैंने 100 रुपए का नोट लेना है, ये ज्यादा पॉसिबल है, इसके ज्यादा चांसेस हैं, या इस बात के चांसेस हैं कि आप मुझे कहो कि नहीं 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 भाई आप ऐसा करो, आप 99 रुपए मुझे दो, 99 रुपीज आप मुझे दो, मैंने 100 रुपए का नोट लेना है। ऑफ कोर्स ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपने 99 रुपए 99 रुपीज आपको दे दूं और आप मुझे 1 रुपया ना दो। हाँ ये पॉसिबल है कि आप अपना 1 रुपया मुझे दे दो। अब देखो ना बेटा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। उसको 7 इलेक्ट्रॉन किसी ने नहीं देने थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एटम तो एक एक इलेक्ट्रॉन के पीछे लड़ रहा होता है। उसको पता था मुझे नहीं मिलने, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ही दे दिया। जो बता दो इसके जरा आखिरी शेल में गिने इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। इसको कुछ ना कुछ उम्मीद है कि मुझे कहीं ना कहीं से क्या मिल जाएगा, आके इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो सपोज बेटा ये करो, जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो इलेक्ट्रॉन इसने आके ले लिया। अभी पहले मैं इसको ऐसे लिख लो कि आप देखो ना, इसके अंदर जो प्रोटॉन है फ्लोरीन के अंदर, प्रोटॉन कितने हैं? 9। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है? 9। इस वक्त इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है बेटा? वो भी क्या है? 9। एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा। इस वक्त इस पे कोई चार्ज नहीं है, वो 0 है। अब जो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वो इसने इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? शाबाश बताएं, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जरा, पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो प्रोटॉन है वो कितना है अभी भी इसके पास? 9। और इस पे चार्ज कितना है? 9। अब जरा इसके ऊपर आप जाके यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कर लें, ये रनिंग के अंदर जो है ना, मैं प्रोटॉन लगाता रहूंगा, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। और नेगेटिव अब इस पे चार्ज कितना है बेटा? 8 पहले है ना, 8 यहाँ पे होंगे और 2 अंदर वाले, टोटल कितने हो गए? 10। तो अब देखें जरा कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? 9 वाले की ना, सॉरी 10 वाले की ना। 9 तो कम है, तो इस पे 10 वालों पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब इसके ऊपर इसीलिए पूरे पे नेगेटिव चार्ज आ। क्लियर है? चलिए जी, अब एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो भी छोटा सा है जो आपकी सेल्फ असेसमेंट से रिगार्डिंग है। वो भी टॉपिक जो है मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस टॉपिक को हम बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल। मैं बात करता हूं जी मॉलिक्यूलर आयन की। मॉलिक्यूलर आयन, अच्छा बेटा मॉलिक्यूलर आयन, अब जरा देखो आयन क्या होता है? जिस पे चार्ज होता है, तो मॉलिक्यूल वो एटम के ऊपर चार्ज होगा तो आयन। अब है क्या आपके पास कि अगर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाए? चार्ज आ जाए। अगर किसी क्या हो जाए, मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाए? चार्ज आ जाए, तो आप उसे क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर आयन बोलोगे। अब ये चार्जेस 2 तरह के होते हैं, अभी मैं बता के हटा हूं। चार्जेस कितनी तरह के हैं? 2 तरह के। एक होता है पॉजिटिव, एक क्या होगा आपके पास? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसी तरह अगर चार्जेस 2 तरह के हैं तो मेरे बेटे मॉलिक्यूलर आयन आपके पास कितनी तरह के हो जाएंगे? 2 तरह के हो जाएंगे। एक कौन सा? केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एक एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। पॉजिटिव के अंदर आप मेरे बेटे लिख लो He2 पॉजिटिव, हीलियम एक मॉलिक्यूल है, उसको आप लिख लो, ठीक है। इसी तरह आपके पास होता है NO पॉजिटिव, ये भी आपके पास क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और ये भी आपके पास क्या है? केटाइन हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं जी, मेरे पास ये CN साइनाइड ग्रुप है, मॉलिक्यूल है, ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह एजाइड है मेरे पास, N3 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो मॉलिक्यूलर आयन 2 तरह के होते हैं, एक केटाइनिक और एक क्या हो जाएंगे? एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन हो जाएंगे। क्लियर होगा बेटा?
आगे बात करते हैं जी लास्ट टॉपिक, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की जो है हम डेफिनेशन यूं करते हैं कि स्पीशी हैविंग अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऐसी स्पीशी होगी जिसके पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसे आप क्या बोलेंगे बेटा, फ्री रेडिकल बोलेंगे। ठीक हो गया, पेयर्ड नहीं होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए। यानी कि दूसरे लफ्जों में स्पीशी हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके पास क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे भी आप क्या बोलेंगे बेटा, फ्री रेडिकल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कि आप कह रहे हैं जी Cl, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है ऊपर, बल्कि ऐसे ऊपर डॉट लगाना है। ठीक हो गया, Cl है, इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन का रेडिकल मौजूद होता है। ठीक हो गया, इसी तरह आपके पास CH3 रेडिकल की फॉर्म में मौजूद होता है। इसी तरह आपके पास CN साइनाइड, ये भी किस फॉर्म में मौजूद हो सकता है, रेडिकल की फॉर्म में। इसमें से आप कोई भी जो है वो एग्जांपल कर सकते हैं। बनते कब है, इसके अंदर आपने लिखा हाउ फ्री रेडिकल इज फॉर्म, आपने कहना है इट इज, क्वेश्चन लिख लें हाउ फ्री रेडिकल इज फॉर्म, आप लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज। अब होमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है बेटा, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड होता है, वो ऑक्सीजन के साथ बना होता है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन का जब ये बॉन्ड बनता है ना, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया हुआ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया हुआ है। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है कि बॉन्ड कुछ यूं टूटे कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया था उसको वापस मिल जाए, ये भी वापस मिल जाए, तो ये भी वापस इसको मिल जाए और ये भी वापस मिल जाए। या अब आप ज्यादा बेहतर समझेंगे कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, तो होमोलिटिक क्लीवेज क्या होगी कि बॉन्ड कहां से टूटे, बिल्कुल सेंटर से टूटे, ताकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाए और इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाए। तो इसे आप क्या बोलेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज बोलेंगे। क्लियर हो गया यहां तक बेटा जी। अब हम चलते हैं जी अपनी सेल्फ असेसमेंट की तरफ। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को कंप्लीटली सुना है, यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 सॉरी, उसके सारे लेक्चर्स को सुना है, तो सेल्फ असेसमेंट आपके लिए बहुत हद तक आसान हो जाएगी। अगर आपने नहीं वो लेक्चर्स देखे तो आप वो लेक्चर्स को फौरन से देखें ताकि आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए जी। तो स्टूडेंट्स सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 है, सेल्फ असेसमेंट 1 है। तो सेल्फ असेसमेंट 1 के अंदर तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो आता है कि here contain a special type of the protein is called a keratin protein which is present in nail and will identify the branch of chemistry in this case। अच्छा, ये तो बेटा थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो कहते हैं कि आपके पास हमारे हेयर्स जो हैं, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, इसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, उसको हम केराटिन कहते हैं। तो कहता है कि अगर हमने ये मुताला किया, हमने जब चेक किया कि हमारे बालों में कौन सी प्रोटीन है, हमारे नेल्स में कौन सी प्रोटीन है, तो ये बायो की कौन सी ब्रांच कहलाएगी या केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच कहलाएगी। तो हमें पता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट विल बी द स्टडी ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन या कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाती है, बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री। तो आप इसके लिए प्रॉपर आंसर क्या लिखेंगे, Biochemistry is the branch of chemistry that deal with the study of protein present in hair and nails। बस इतना ही आपने इसका आंसर लिखना है। ये नेक्स्ट बेटा आपके पास कहता है एसिटाइलिन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है एंड कंटेनिंग, अच्छा नहीं पहले ही बात उसने हमें बता दिया है, कहता है कि एसिटाइलिन इज द सिंपल हाइड्रोकार्बन। एसिटाइलिन ये वही होती है जो हम कहां पे यूज करते हैं, गैस वेल्डिंग के अंदर यूज करते हैं। गैस वेल्डिंग के अंदर जो गैस यूज करते हैं उसे एसिटाइलिन कहते हैं। इसका मेरे बेटे जो फार्मूला होता है वो होता है Hc ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटाइलिन होती है।
फार्मूला भी याद कर लीजिएगा, आगे आपको काम आएगा। वो कहते हैं कि ये एक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन से मुराद है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन भी हो और क्या मौजूद हो? कार्बन होगी। तो आपने अभी डेफिनेशंस को रिकॉल करें, जब ब्रांचेस आपने पढ़ी थी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज द स्टडी ऑफ कार्बन, वो क्या कहलाती थी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये कौन सी ब्रांच इसको डील करेगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी ब्रांच को डील करेगी जी। तो बेटा नेक्स्ट से कहते हैं व्हाइट लाइट इज अ pigment that is used for the artist for the century. The metal pigment about the extraction of the ore, identify the branch of chemistry. अच्छा बेटा वो कहता है, इसने यहाँ पे ना हमें हिंट भी दे दिया है। हिंट ये है कि आपके पास कि आप उसने हमें कहा कि ओर का बताया है ना, ORE, और जमीन से जो हमारे पास मादनियात निकलती हैं उनको हम ओर कहते हैं, जो खालिस हालत में नहीं होती। और उसके बाद एक तो ये हिंट है, अब देखो ना, ओर को अपने घरों में तो नहीं साफ करने लगे ना ही आप इसको लैब में साफ करते हो। असल में हम इसको साफ क्या करते हैं? बड़े पैमाने पे हम इन्हें साफ करेंगे, बहुत बड़े पैमाने पे, लाइक इंडस्ट्रीज में हम इन्हें जो है वो साफ करेंगे। लैब में जो छोटे से पैमाने के ऊपर साफ हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज में असल में हम इसे यूज करते हैं। तो एक तो हो गया ये वाला हिंट कि इससे हमें पता लग रहा है कि ये जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, ठीक है, कि और को हम वहां से साफ करते हैं। दूसरा क्या कहता है कि इसको हम आर्टिस्ट यूज करते हैं। कभी आप देखते हो डेकोरेटिव मटेरियल आपके घरों में पड़े होंगे, उनके ऊपर ना बड़ी बड़ी प्यारी पेंटिंग हुई होती है, अंदर ही स्केच बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ग्लास है, ग्लास के अंदर ही वो जो ड्राइंग्स वगैरह बनी होती हैं, वो किसको यूज करते हैं? वो कहते हैं कि लेड को यूज करते हैं। अब देखो लेड ना तो हमारे बायोकेमिस्ट्री की फील्ड को हम यूज करेंगे और ना ही हम दूसरी तरफ यूज करते हैं, क्योंकि वो जो आर्टिस्ट यूज कर रहे हैं वो किसी फैक्ट्री में बैठ के करेंगे ना, घरों में तो नहीं बैठ के करने लगे, या लैब में नहीं आर्टिस्ट बैठने लगा, तो वो कहाँ पे बैठेगा? इंडस्ट्रियल में। तो चूंकि ये वाली कौन सी ब्रांच हो जाएगी आपके पास? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो जाएगी जी। नेक्स्ट कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वीकर एसिड देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा जी, वो कहते हैं कि एक आपके पास जी H2SO4 है और एक आपके पास है HCl। वो कहते हैं कि ये वीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरफ। अच्छा, इस बात में नहीं जाना कि जी सरगल कह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो तो किंग ऑफ केमिकल है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। नहीं बेटा, इसके अंदर ये होता है, हम ना जब केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे ना सॉल्यूशन वाला चैप्टर, वहां पे आप देखोगे चीज कंसंट्रेशन यूज की जाती है। अब बेशक जितना मर्जी ताकतवर है, अगर इसमें हम पानी ज्यादा डाल देंगे तो इसकी ताकत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उस सेंस में कह रहा है, वो कहते हैं कि अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की निस्बत है, तो आप बताएंगे हमें कौन सी ब्रांच बताएगी? तो बेटा आपने सिंपल लिख देना है कि इसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री। वो कैसे बताएगी? क्योंकि ये हम चेक करेंगे लैब के अंदर। मैंने आपको बताया था कि जो लैब के अंदर सबसे ज्यादा हम काम करते हैं, कौन सी ब्रांच को यूज करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम इसको यूज करने के लिए, इसकी ताकत को चेक करने के लिए हम टाइट्रेशन करेंगे। तो टाइट्रेशन किसके अंदर की जाती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में की जाती है जी। तो नेक्स्ट वो आपको कहता है that a gas can be compressed by applying a pressure, identify the branch of chemistry in this case। देखें जी बेटा, एक आपने केबल लिया, इसके अंदर आपने जो है वो गैस डाली। अब आप क्या कर रहे हैं? उस गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, यहां तक ले आए, गैस का कंप्रेस हो गया, फिर आपने क्या किया? उसको मजीद कंप्रेस करके यहां तक ले आए, ठीक हो गया। अब देखें कि इसको शॉर्ट जो ट्रिक है वो याद करने की ये है कि आपने जरा देखना है कि आप ये सारा काम कर क्या रहे हैं। गैस के ऊपर प्रेशर क्या है? फिजिकली नीचे जा रहा है ना, मतलब आप उसको ऊपर से दबा रहे हो किसी चीज के जरिए। जब आप उसको दबा रहे हो तो उसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है? कम हो रहा है। तो और आपने जितना प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, वॉल्यूम उसका क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। तो आप देखिए ये सारा काम आप फिजिकल, उसकी फिजिकल स्टेट नहीं चेंज होगी। एक वक्त आएगा आप टेम्परेचर और कम करके प्रेशर बढ़ाओ, उसकी फिजिकल स्टेट ही चेंज हो जाएगी। गैस से किसमें तब्दील हो जाएगा? लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। अगर आप फिर भी बाज नहीं आओगे और आप उसके टेम्परेचर को फर्दर डिक्रीज करते जाओगे तो वो किसमें तब्दील हो जाएगा? सॉलिड में तब्दील हो जाएगा। तो अब देखें उसको चेंज करते करते उसकी फिजिकल स्टेट के अंदर क्या आ रही है? तब्दीली आ रही है। तो अब ये आपकी क्या कहलाएगी? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी, क्योंकि आप उसके ऊपर इतना
जो है बेचारी गैस के ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि उसकी फिजिकल स्टेट ही बदल गई है, तो इसलिए आपकी किसमें डिस्कस की जाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस की जाएगी। जी नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब वो भी जरा आप देख रहे हो, कहते हैं प्रोटीन के बारे में, उसने पहले नाम ही प्रोटीन का लिख दिया है, फिर उसके बाद कहता है मिल्क और एग्स जो हैं, अब आप जानते हैं कि सारे कहाँ से आते हैं, जानवरों से आते हैं, तो ये आपके पास कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच हो जाएगी, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट कहते हैं एलिमेंट रेडियम डीके इमिट द अल्फा पार्टिकल इट इज कन्वर्टेड। अच्छा जब मैंने आपको पढ़ाई थी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस। रेडियो फिर आपको मैंने बताया फ्यूजन रिएक्शन के मुतालिक है। जरा आप देखेंगे इसमें आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसके अंदर से क्या निकलती है, रेडियम जो है वो डिके करता है, इमिट अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल भी क्या है बेटा, रेडिएशन है। तो आप इसका मुकाबला किस केमिस्ट्री की ब्रांच में करोगे, अंडरस्टूड सी बात है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करोगे आप इसका। नेक्स्ट आपको कहता है बेटा कि कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा हीट ऑफ सब्सटेंस को आप मेजर कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि इसका भी आंसर आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है। कैलोरीमीटर के जरिए आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर कितनी उसने हीट एब्जॉर्ब की है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ इवेपोरेशन, या ये जो चीजें आप मेजर करते हो, ये सारा आप किसके अंदर मेजर करते हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में। नेक्स्ट बेटा आप चलते हैं जी सेल्फ असेसमेंट नंबर 1.2 के अंदर यूनिट नंबर 1 की सेल्फ असेसमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं 2, उसको डिस्कस करते हैं। इनके जो आंसर हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर भी बेटा बड़ा गौर करें। अब आप छोटी क्लास के बच्चे नहीं है जिनको जो है व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो आंसर लिख के दे दिए जाएंगे। जी सेल्फ असेसमेंट 2 है, और इसके अंदर वो पहले क्या कहता है, कहता है कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर आपको रेशियो दे दी गई है 1:4, फिर क्या दी गई है 2:6:2:2:6:6, 2:6:2:2 और 6:6। वो कहते हैं कोई भी ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है कि ये रेशियो पाई जाती है, और इसका वो कहता है कि आप हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकाल के दें। मैं इसकी मिसाल लेता हूं बच्चे, मैंने भी उस दिन भी एग्जांपल में ये बताया CH4, क्या इसमें रेशियो यही नहीं बनती, क्या रेशियो है, 1 कार्बन 4 क्या है हाइड्रोजन, तो यही रेशियो है 1:4। ठीक हो गया ये। अब इसके अंदर लीजिए ये क्या सी रेशियो होती है, C2H6, इथेन का मॉलिक्यूल बनता है। कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, इथेन का, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। अब जरा यहां पर आ दें कि आपके पास क्या बनेगा, H2O2, ठीक हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे हम कहते हैं। और इसी तरह यहां पे अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं तो ये मेरे पास बनता है C6H6। अब देखो इसके में से कोई कॉमन आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा, तो यही इसका क्या हुआ, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। EMF वो नहीं लिख समझना आपने, जो फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो नहीं आपने पढ़ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर फार्मूला एब्रिविएशन के तौर पे यूज करूंगा। अब मेरे बेटे जरा देखो इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, 2 कॉमन ले सकता हूं और CH3, तो यही इसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको आपने फिर खत्म कर देना होता है। इसके अंदर से मैं क्या कॉमन लूंगा, 2 कॉमन लूंगा तो HO मेरे पास बच गया, तो एम्पिरिकल फार्मूला इसका ये बन जाएगा। नेक्स्ट में से मैं क्या करता हूँ, 6 को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अच्छा यहाँ पर एक बात काबिल गौर है बेटा कि 2 कंपाउंड के सेम एम्पिरिकल फार्मूले हो सकते हैं, 2 अलग अलग कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूले क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि इन्होंने दिया ना 2:2 और 6:6, इसकी मैं एग्जांपल ले ली C6H6, इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ C6 और H2 ले लेता हूँ। ठीक हो गया, ये भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है नेचर में। एक और मिसाल देकर आपको बताऊंगा। तो अब देखो इसमें से रेशियो 2 कॉमन लो तो CH बनता है, ठीक हो गया। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये 6 कॉमन ले लो तो CH बनता है। एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का कितना है, CH, और इसका आपके पास जो है अभी एसिटाइलिन जो मैंने ली थी वो भी यही तो है। एसिटाइलिन क्या होती है, कार्बन 2 होती है, उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है H। अब ये क्या है H2C2, वही बनता है। दोनों की जो है वो आपके पास क्या होता है, अल्लाह भला करे आपका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है।
कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, जो फॉर्मल्डिहाइड का बेटा फार्मूला होता है HC डबल बॉन्ड OH, इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ ना, CH2O। ग्लूकोज की बात करता हूँ, C6H12O6, इसमें से कॉमन ले लो तो CH2 बन गया। तो फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूकोज का भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम है। क्लियर है यहाँ तक? तो फिर बेटा आपने घबरा नहीं जाना कि अच्छा ये तो फलां का बनता था तो मैं गलत नहीं निकाल रहा। अपने आप में आपने कॉन्फिडेंस रखना है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पिक करके आपने उसको लिख देना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो डिफरेंट कंपाउंड के क्या हो सकते हैं बेटे, सेम हो सकते हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि आपके पास कंपाउंड है, ये उस दिन भी बल्कि डिस्कस हो चुका है हमारे पास, यहाँ पर मैंने भी क्लिक करवाया था आपको। जी आपके पास जी वो कहता है H2 और SO3 है, SO2 है, CO2 है, CO है। इनके जो है एम्पिरिकल फार्मूले यही है, यही इनके क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूले, यही इनके क्या है, एम्पिरिकल फार्मूले। क्यों? क्वेश्चन इज दैट व्हाई, ऐसा क्यों है कि यही इनके एम्पिरिकल और यही इनके क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूले। तो आप इसकी बेटा रीजन लिखोगे, इट इज बिकॉज देयर इज ऑलरेडी simplest whole number ratio is present between atoms। इसके अंदर क्यों होता है कि इसके अंदर पहले ही क्या मौजूद होती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पाई जाती है इनके दरमियान, एटम के दरमियान। तो इसलिए इसमें से 2 कॉमन नहीं आ सकता, इसमें से 3 नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, इसमें से भी नहीं आ सकता, इसमें से भी नहीं आ सकता, इसमें से भी नहीं आ सकता। तो पहले क्या पाई जाती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पाई जाती है। तो इस वजह से इसके अंदर हम क्या नहीं लिख सकते, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही इसका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई, इनमें से कोई एग्जांपल देके कह सकता है, वाई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं H2O हैज नो एम्पिरिकल फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्यों नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूलर ही एम्पिरिकल होगा इसका, क्योंकि इसके अंदर पहले ही क्या पाई जाती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पाई जाती है। जी तो बेटा आगे वो कहता है कि आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3 असेसमेंट का, एस्पाइरिन जो जी थोड़ी सी सर में दर्द हुआ तो आपने डिस्प्रिन की गोली ले ली, वही क्या होती है आपके पास, एस्पाइरिन होती है। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, तो पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कहता है कि उसका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला क्यों नहीं होता। ठीक है जी, एस्पाइरिन की बात करते हैं। ये एस्पाइरिन का मेरे बेटे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C9H8O4। H8 होता है, O क्या होता है 4। ये क्या है, एस्पाइरिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। वो कहता है कि यही इसका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। क्यों? आप यही लिखोगे पहले लाइन, इट इज बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम। क्यों बेटा, अब देखो इसमें से 2 कॉमन आता है, इसमें से 2 आता है, इसमें से 2 कॉमन नहीं आता। तो जब कॉमन नहीं आता है तो इसकी रेशियो क्या बनती है, 9:8:4। तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला, यही इसका। और कॉमन सब में से आना चाहिए, 1-2 में से नहीं आना चाहिए, कॉमन सब में से आना चाहिए। तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला, यही इसका क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। क्लियर हो गया आपके बात? ये नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन कहता है कि जो आपके पास एसिटिक एसिड है उसका कहता है जी आप हमें फार्मूला बताएंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है Ca3C⋯OH। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन C2 3 और 1 4। ठीक हो गया। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 1 और 1 2।
फार्मूला इसका बन गया क्या आपके पास, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। जी बेटा अब इसमें जरा 2 कॉमन ले, हाँ CH2O आ गया, तो ये खत्म हो गया। तो पीछे एम्पिरिकल फार्मूला क्या बचा आपके पास, एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर्मल्डिहाइड की तरफ दूर से जाना। अब यही एम्पिरिकल फार्मूला किसका है, फॉर्म एल्डिहाइड का। यही एम्पिरिकल फार्मूला किसका है, ग्लूकोज का। और यही एम्पिरिकल फार्मूला किसका है, एसिटिक एसिड का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो सकते हैं बेटा, सेम हो सकते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक बात। नेक्स्ट आपको कहता है कि जी जो हमारे पास कैफीन होती है